गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, आई होप सब ठीक होगा। और यही प्रे करता हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाए और हम सब जल्दी क्लासरूम में लेक्चर्स के लिए मिले। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ प्रोफेसर नेमिश मेहता, और मैं आपको फिज़िक्स सिखाने वाला हूँ। हमारे टॉपिक फिक्स्ड किए गए हैं और मैं आज टॉपिक चालू करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2, 11th स्टैंडर्ड साइंस, चैप्टर नंबर 2, मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, टोटल फिज़िक्स के अंदर 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स है जो 2 पार्ट में बांटे गए। पार्ट 1 पहले 7 चैप्टर, पार्ट 2 8 से 14 चैप्टर। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके लिए बुक एक ही है। टेक्स्ट बुक अगर आप लोगों ने खरीद ली है या आपके सीनियर से ले ली है तो बहुत अच्छा है। टेक्स्ट बुक अवेलेबल है मार्केट में, प्लीज़ टेक्स्ट बुक रखिए, बहुत काम आएगी। टेक्स्ट बुक के बिना पढ़ाई थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट जाएगा। सो टेक्स्ट बुक रखो सामने। जो भी वीडियो लेक्चर्स आप देखो, मेरे नहीं किसी के भी, जो भी लेक्चर्स आप देखो उसको तुरंत टेक्स्ट बुक से रिलेट करो, या तो टेक्स्ट बुक रीड करते करते वो वीडियो समझते जाओ, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, और ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हो जाए, बिकॉज ये जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा। आपके पास बहुत टाइम है, यूटिलाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कवर करने की अपन कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वी कैन कवर मैक्सिमम पोर्शन इन दिस 2-3 मंथ्स। जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, नहीं होता है, क्या होता है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, मैथमेटिकल मेथड्स। दिस इज पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 1, चैप्टर नंबर 2, मैथमेटिकल मेथड्स। चैप्टर नंबर 1 एक और मैम है वो चालू करेंगी, शायद उनके वीडियोस आपके पास आ भी गए होंगे या आएंगे, और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 आप चालू करना पड़ना। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक मैथमेटिकल मेथड्स। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। मैथमेटिकल मेथड्स क्या होता है? अभी नाम ही पूछा, बताया गया मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन वाला मेथड। अभी हमारे पास जो भी आजू बाजू में चीज़ें हैं, जो भी आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ें बनाई है, उसका कोई एक मेजरमेंट होता है। जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो घर, वो भी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट से बनता है। स्क्वायर फीट बोला जाता है, भाई कितने स्क्वायर फीट का घर है तेरा, 1000, 1200, 1500 स्क्वायर फीट मेजरमेंट किया गया। ठीक है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट से बनते हैं, बराबर। किसका वेस्ट, जीन्स खरीदने जाएंगे तो वेस्ट साइज़ पूछेंगे, शर्ट खरीदेंगे शर्ट का साइज़ पूछेंगे, सब मेजरमेंट्स है, बराबर। ऐसी बहुत सारी चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको मेजरमेंट 110% चाहिए। सब्जी खरीदने जाओगे तो आप बोलोगे भाई कितना किलो सब्जी चाहिए, विदाउट मेजरमेंट कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मेजरमेंट होना ज़रूरी है और मेजरमेंट के लिए मेथड ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप मेजर करते हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी पड़ेगी? आपको एक मेथड ज़रूरी। किसी भी चीज़ को अगर मैं आपको बोलूँ रोड का, एक पर्टिकुलर रोड का जो लेंथ है वो आप मेजर करो तो आप क्या लेके जाओगे? मेजर टेप लेके जाओगे। हाँ, लेकिन वही रोड का जो लेंथ है आप स्केल से मेजर करने जाओगे तो एक्यूरेट भी नहीं आएगा और टाइम पे पहुंच जाएगा। मतलब जो पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए पर्टिकुलर मेथड्स मेजरमेंट करने की ज़रूरत है। समझ में आया? इसका डायमीटर मेजर करना है, इसका लेंथ मेजर करना है तो स्केल ठीक है। डायमीटर मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर करके इंस्ट्रूमेंट आता है या स्क्रू गॉज करके इंस्ट्रूमेंट आता है। वो आप जैसे 11th में जाओगे ना तभी आपको पता चलेगा वर्नियर कैलिपर क्या होता है, स्क्रू गॉज क्या होता है, बराबर है। ये सब चीज़ें, इसकी डायमीटर, छोटे छोटे चीज़ों का डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो मैथमेटिकल मेथड्स ज़रूरी है जो भी हम मेजर करते हैं उसके लिए। हर चीज़ के मेजरमेंट के लिए आपको एक मेथड का ज़रूरत पड़ता है। अभी अपने पास ये बुक में या ये सिलेबस में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2 मेथड्स है। मेथड मैथमेटिकल टूल्स, दे आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल टूल्स। फर्स्ट इज वेक्टर एनालिसिस एंड सेकंड इज एलिमेंट्री कैलकुलेशन। पहला जो है वो वेक्टर एनालिसिस है और दूसरा जो है एलिमेंट्री कैलकुलेशन है। वेक्टर एनालिसिस, ये जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ सीमित होगा वेक्टर एनालिसिस के लिए। एलिमेंट्री कैलकुलस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच विल बी कवर्ड इन 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में इसका पूरा डिटेल स्टडी आएगा कैलकुलस का।
ठीक है, अभी के लिए ये चैप्टर में इसका बेसिक एलिमेंट्री कैलकुलेशन का बेसिक चीज़ आपको बताया गया है, जिससे आप ये चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। सो देयर आर 2 मेथड्स, मार्क करके रखो, वेक्टर एनालिसिस एंड एलिमेंट्री कैलकुलस। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एनालिसिस। चलो, वेक्टर एनालिसिस के लिए क्या ज़रूरी है और व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर एनालिसिस। उसके लिए आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, यूनिट्स क्या होते हैं, उसके डायमेंशन क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, उसका थोड़ा सा बेस लगेगा। ठीक है, हम लोग ने देखा था यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, उसके डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उसका यूज़ किया जाता है, ये सब चैप्टर नंबर 1 में देखा गया है। इससे आगे हम देखते हैं कि वेक्टर एनालिसिस के लिए अपने को यूनिट्स और डायमेंशन का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद अपने को 2 क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्केलर क्वांटिटी का, कि अगर मैंने आपको बोला कि इसका लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द मार्कर, तो आप तुरंत ही मुझे आंसर दोगे एग्जाम्पल सर 15 सेंटीमीटर, जस्ट एन एग्जाम्पल। बराबर, मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा आपने मुझे तुरंत आंसर दिया 15 सेंटीमीटर, मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल गया, मैं और कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा इसके बारे में। ठीक है, इसने आपने आंसर दे दिया 15 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने पूछा आपको टाइम कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 12:30 बजे। मेरे को और कोई क्वेश्चन पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्टरी मिल गया। आप मैंने जो क्वेश्चन पूछा आपने तुरंत उसका आंसर दिया, ये टॉपिक क्लोज हो गया। अभी मैं आपको पूछता हूँ कि आपका घर कहाँ पे है, बराबर है, तो अभी मुझे आप बताओगे सर मेरा घर यहाँ पे है। अभी उसका तो एड्रेस मुझे मालूम नहीं, तो मेरे को और एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, यहाँ पे कहाँ पे, अरे सर यहाँ से स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ़्ट लेना है, फिर राइट लेना है, और वो कॉर्नर वाला है। तो अभी आपने मुझे क्या बताया, डायरेक्शन बताया। आपने मुझे क्या बताया, डायरेक्शन। सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना है मेरे घर के लिए, और 2 किलोमीटर के बाद एक लेफ़्ट आएगा, वहाँ से टर्न मारो, फिर एक राइट आएगा वहाँ से। तो 2 किलोमीटर भी बोला और डायरेक्शन भी बताया। जो पहले 2 क्वेश्चन पूछे थे, इसका लेंथ और टाइम, उसमें मेरे को आपने डायरेक्शन बताया था क्या, नहीं। तो इसमें डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता, टाइम में डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। तो 2 तरीके की चीज़ें होगी, जो डायरेक्शन मांगता है और जो डायरेक्शन नहीं मांगता। तो जो चीज़ में डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है, बिना डायरेक्शन का वो स्पेसिफाई नहीं हो पाता, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे हो गया लेंथ, मास, आपका वज़न कितना है, तो आप बोलोगे सर 50 किलो, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायमेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, आप वॉकिंग करने जाते हो, तो वॉकिंग करने के लिए घर से बाहर निकल के कौन सा डायरेक्शन में जाओगे वो चूज़ करते हो। तो जब वॉकिंग करते हो, वॉकिंग 2 किलोमीटर वॉक किया, कौन से डायरेक्शन में गया, लेफ्ट या राइट, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, बराबर। तो वॉकिंग किया वो स्केलर है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में किया वो वेक्टर है। क्लियर। आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट आपके घर से बीच तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। बट वॉकिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इज अ स्केलर क्वांटिटी। 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, स्केलर हो गया। 2 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में चला, वेक्टर हो गया। क्लियर, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका एनालिसिस करना है। क्लियर। आगे इसको कैसे हम लोग देखेंगे। स्केलर को तो एनालिसिस करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सीधा सीधा अपने को मैग्नीट्यूड मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। जो नंबर लिखा जाता है उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे वेक्टर्स। ठीक है, चलो स्केलर्स क्या होता है फिर से एक बार थोड़ा रिकैप मारते हैं। द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ओनली, चाहिए तो लिख लो, क्वांटिटी which requires मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर, सिर्फ नंबर। जैसे इसका लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, एग्जांपल लेंथ ऑफ पेंसिल आप ले लो या कुछ भी ले सकते हो, एग्जांपल है 15 सेंटीमीटर। तो ये जो 15 है ये मैग्नीट्यूड है। वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन आप बोलोगे सर 60 kg, तो 60 इज मैग्नीट्यूड, kg क्या है उसका डायमेंशन है, ठीक है, उसका यूनिट्स है, बराबर। ये हो गया क्या, स्केलर्स।
दूसरा है वेक्टर्स. वेक्टर्स द क्वांटिटी which require magnitude as well as direction. The quantity which require magnitude as well as direction. बराबर, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी. जैसे फोर्स, मैंने आपको बोला भाई धक्का दो, आप बोलोगे सर किसको धक्का मारना है और कौन से डायरेक्शन में धक्का मारना है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड. कितना धक्का मारोगे, कितने फोर्स, कितना ताकत लगाओगे, फोर्स कितना लगाओगे, कौन से डायरेक्शन में लगाओगे. फिर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है. फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा आर दी एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. उसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, दी क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. The quantity which requires magnitude as well as direction are called as vector quantity. For example, force, displacement and velocity etc. Done? हो गया, कुछ डाउट है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर्स क्या है, क्योंकि हम लोग को वेक्टर का एनालिसिस करना है, उसका ही काउंट, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी है. ये तो हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं. बाई वेट निकालना है तो आप वेइंग मशीन लेके आओ, लेंथ लेना है तो आप मेजर टेप लेके आओ, स्केल लेके आओ, फुट पट्टी या जो फुट मेजर करने का जो चीज़ है वो लेके आओ, आपको तुरंत ये मिल जाएगा. लेकिन जब आप डायरेक्शन फाइंड करते हो तो आपको एक मेथड होना चाहिए कि किस तरीके से वेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे. सो फॉर दैट वी शुड नो द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जानना ज़रूरी है. सो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. फर्स्ट वन इज जीरो वेक्टर, सेकेंड वन इज रिजल्टेंट वेक्टर, third one is negative vector, fourth one is equal vector, fifth one is position vector and sixth one is a unit vector. मैं फिर से एक बात बताता हूँ, जैसे आप लेक्चर सुन रहे हो, साइड बाय साइड आप टेक्स्ट बुक भी रीड करो या लेक्चर ख़त्म होने के बाद टेक्स्ट बुक रीड करो, लेकिन टेक्स्ट बुक रीड करना ज़रूरी है. ठीक है, आप दोनों रिलेट करो, टेक्स्ट बुक और लेक्चर, ये बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा. डन, आगे बढ़ते हैं. पहला है ज़ीरो वेक्टर. ज़ीरो वेक्टर में क्या होगा, जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड ज़ीरो है. जिसके पास मैग्नीट्यूड ज़ीरो लेकिन डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, विच हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो. ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है. सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. ट्रेन स्टेशन पे आके रुका है, ट्रेन आके रुका है, ये इंजन है, ये देखो ये इंजन है, ये ट्रेन रुका है. अभी तो खड़ा है, ये ट्रेन इंजन है तो जाएगा तो आगे, इसका डायरेक्शन मालूम है अपने को, आगे जाएगा. लेकिन अभी रुका है, अभी रुका है कि खड़ा है कि मूव कर रहा है, तो खड़ा है. इंजन का डायरेक्शन इधर है, मतलब जाएगा किधर, मतलब उसका डायरेक्शन मालूम है, इधर जाएगा, मतलब ये हो गया. जब ये खड़ा है तब ये हो जाएगा नल वेक्टर. दूसरा सबसे आसान बात, आप दिवाली में क्रैकर्स जलाते हो तो एक बॉटल में आपने रॉकेट रख दिया और रॉकेट का मुंह ऊपर है, यहाँ पे उसका वाट लगाया नहीं अभी तक, ऐसे ही रखा है, जलाया नहीं है, ऐसे ही रखा है, तो ये जाएगा तो ऊपर ही, भले आड़ा टेढ़ा जाएगा लेकिन जाएगा तो यही डायरेक्शन में. तो इसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है. समझ में आ रहा है बात. आपकी गाड़ी पार्क करके रखी है रिवर्स लेके, तो जब आप गाड़ी निकालोगे तब आगे की तरफ निकालोगे. अगर रिवर्स लेके रखे तो आप अगर रिवर्स जाएगी तो भी डायरेक्शंस आपको पता है कि कहाँ पे जाना है, लेकिन गाड़ी खड़ी है तो ये हो जाएगा ज़ीरो वेक्टर. इसका मैं डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है. ज़ीरो वेक्टर विच हैज़ अ ज़ीरो मैग्नीट्यूड बट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. हो गया नल वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आप समझना, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी एक बात समझो, एक सिंपल सा पहले एग्जाम्पल तो फिर समझा दो कि मैंने क्या किया, मेरा गाड़ी बंद पड़ गया रास्ते पे, मैंने 5 लोगों को बुलाया और बोला भाई गाड़ी को धक्का मारो. उन्होंने गाड़ी को धक्का मारा, मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 लोगों ने मिलके, ध्यान से सुनना, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और मेरा कार स्टार्ट हो गया. कार बंद पड़ा था, मैंने 5 लोगों को बोला कि भाई तुम लोग सब लोग 10-10 न्यूटन का फोर्स लगाओ और गाड़ी को धक्का मार के गाड़ी चालू करो. उन्होंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, गाड़ी चालू हो गया. ठीक है. दूसरे केस में, दिस इज माय केस 1, दूसरे केस में मैंने सिर्फ एक आदमी को बुलाया, एक आदमी हट्टा कट्टा पहलवान एकदम,
और उसको बोला भाई तू 50 न्यूटन का फोर्स लगा और कार स्टार्ट कर दे। एक आदमी को बुलाया, उसने सेम फोर्स लगाया जो 5 आदमी लगा रहे थे पहले, अभी सिर्फ एक आदमी ने लगाया और कार स्टार्ट कर दिया। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ? यहाँ पे कितने लोग बुलाए थे मैंने? 5। यहाँ पे कितने लोग बुलाए मैंने? 1। इफेक्ट क्या हुआ? 50 न्यूटन। इफेक्ट क्या हुआ? 50 न्यूटन। अब बात समझ रहे हो? मतलब इसका है, इसको रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह पे सिर्फ मैंने एक आदमी को बुलाया, लेकिन मेरा जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। हमेशा क्या आना चाहिए? रिजल्ट विल बी इक्वल। सो इन रिजल्टेंट वेक्टर क्या करोगे? जो जितने वेक्टर्स पहले आप यूज़ कर रहे थे उसकी जगह पे सिर्फ एक वेक्टर यूज, पहले 3 वेक्टर यूज़ कर रहे थे 10-10 न्यूटन के, अभी एक वेक्टर यूज़ करो जिसका आंसर 30 न्यूटन है। तो ये 3 वेक्टर का ये 30 न्यूटन वाला एक वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। बराबर? 3 वेक्टर जो काम कर रहे थे उसकी जगह पे सिर्फ एक वेक्टर काम करेगा और उसका रिजल्ट जो ये 3 दे रहे थे वही ये अकेला देगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर। सिंपल बात। नेगेटिव वेक्टर टिक करते जाता हूँ, बुक में से रीड करते जाओ। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव में क्या होगा? वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ये 2 मार्कर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट। तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। सिंपल है ये सब, सिंपल सिंपल है। अब नोट भी करते जाओ, नोटबुक बनाओ एक अच्छा जिसमें आप लिखते जाओ। मैंने जो नोट्स यहाँ पे लिखे हैं वो भी आपके लिए भी बेटर है, आप लिखते जाओ, आपके लिए काम आएगी ये रेफर करने को। ठीक है? नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। अभी पोजीशन क्या होता है? अभी आप कहाँ पे हो वो आपका एक पोजीशन हो गया। अभी आप हॉल में बैठे हो, बाहर झूले पे बैठे हो, या जहाँ कहीं पे भी बैठे हो, ये आपका पोजीशन है। खड़े हो तो भी पोजीशन ही काउंट होगा। आपका घर का एड्रेस एक पोजीशन है। अर्थ जो रोटेट होता है उसका पोजीशन है। बराबर है? अभी एक बात समझना, पोजीशन वेक्टर किसे कहा जाता है। अभी एक उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक कार है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। कितना किलोमीटर पर आवर है? 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में 100 किलोमीटर मूव करता है। तो 2 घंटे में कितना होगा? 200। 3 घंटे में 300, 5 घंटे में 500, 10 घंटे में 1000। अभी मुझे 20 घंटे के बाद भी अगर पता करना है कि ये कार कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि 20 घंटे के बाद ये 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है। 100 घंटे के बाद ये 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। इसका कहने का मतलब ये है, ये एग्जाम्पल के ज़रिए से, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्टिकल का या कोई पर्टिकुलर वेक्टर का पोजीशन मालूम पड़ सकता है कभी भी, तो वो बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर। जैसे अर्थ का पोजीशन क्या है वो अपने को पता चलता है, उसका लैटिट्यूड मैग्नीट्यूड सब मिलता है। बराबर है? क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। अर्थ जो है वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो जो भी चीज़ें कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है उसकी पोजीशन अपने को पता चल सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन मैंने डिफाइन कर दिया वो 0,0। यहाँ पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर का पोजीशन मुझे पता चलेगा एक्स और वाई एक्सिस से। बराबर है? तो आई कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। बराबर? और इसका अगर ये कोई ये डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, आई कैन फाइंड आउट दिस वेक्टर आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 20 आवर्स, आफ्टर 100 आवर्स कि इसका पोजीशन क्या होगा विथ रेफरेंस टू ओरिजिन। मैं इसका पोजीशन बता सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। क्लियर? एफ यूनिट वेक्टर।
यूनिट मतलब वन, सिंगल, यूनिट वेक्टर बहुत सिंपल है, जिसका मैग्नीट्यूड वन और डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वन. वेक्टर विच हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड in a particular direction is called as a unit vector and it is denoted by cap. ये ऐसा कैप, मतलब सपोज ए वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर, या उसको हम बार भी लिखते हैं, ठीक है, ए बार भी लिख सकते हैं, यू कैन से वेक्टर ए बार. ओके, ये हो गया यूनिट वेक्टर. अभी आपको क्या करना है, ये पूरा यहाँ तक यूनिट वेक्टर तक आपको रीड करके रखना है. ओके, और जो भी डाउट्स हो गए आप तुरंत ही व्हाट्सअप करोगे या आप मैसेज कन्वेज करोगे कि सर ये टॉपिक या ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन करो. मैं सेकेंड लेक्चर में या तो डाउट से चालू करेंगे या विल स्टार्ट आफ्टर एफ, यूनिट वेक्टर के आगे वाला पार्ट चालू करूँगा. ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो. मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून.